हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का जो पॉलिटी हम लोग देख रहे थे। तो 1 से लेकर के 5 तक हम लोग कर लिए थे। अब उसके आगे का हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे हम लोग आज देखने जा रहे हैं आपका क्लास 8 CBSE बोर्ड है। बाकी अदर बोर्ड्स के भी बच्चे इसको देख सकते हैं, ठीक है। और ये बुक जो है आपका NCERT का है, ठीक है। ये जो किताब है एक तरह से कहा जाए तो बेसिक बुक है। और लगभग जो है सो सारे बोर्ड्स इसके अकॉर्डिंग ही अपने किताब को लिखे हैं, चाहे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, इसके अकॉर्डिंग अपने बुक को उन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे चूँकि हम जो पढ़ा रहे हैं वो किसको किसको देखना चाहिए, किसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो जो बच्चे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करना चाहते हैं, UPSC के जो आप तैयारी करना चाहते हैं, या किसी भी स्टेट PSC के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे पॉलिटी का एक अच्छा खासा सेक्शन नहीं रहता है। मेंस में एक पेपर रहता है, प्रीलिम्स में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं और इजी क्वेश्चन रहते हैं, जो आप अगर इसको देखते हैं तो आराम से उसको कर लेंगे। उसके अलावा जो आपका NDA की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो है सो CDS की कर रहे हैं, ये UPSC के कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे पॉलिटी का सेक्शन आता है, वहाँ पे आपकी मदद करेगा। स्टेट का आप कोई भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे पॉलिटी का सेक्शन है, वहाँ पे आपको हमारा यह कोर्स आपको काफ़ी मदद देगा। क्योंकि हम जो है सो आपको बेसिक से समझाते हैं चीज़ों को कि इसका मीनिंग क्या होगा, ये ऐसा क्यों है। और ये चूँकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं आज के डेट में, लेकिन सभी लोग जो है सो किताब को बाँचते हैं। एक्चुअल में उसकी मीनिंग क्या है, ऐसा क्यों लिखा गया है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, कोई नहीं समझाता है। तो इसको मैं अच्छे से आपको टैकल करता हूँ ताकि आपको एक बार में कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बार बार इधर उधर भगना नहीं पड़े, ठीक है। तो हम लोग आज जो देखने जा रहे हैं आपको अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। दिस इज़ द चैप्टर नंबर 6। दिस इज अ चैप्टर नंबर 6 है आपका। अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ओके। अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ओके। अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, या अगर हिंदी में अगर कहें तो आपका कानून की समझ जो फौजदारी से रिलेटेड है, या कहिए कि जो आपका क्राइम से रिलेटेड है। तो इसकी समझ के लिए यह चैप्टर को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो जो बच्चे अगर आप देखते हैं, आपको समझ में आता है कि यह हमारे काम की चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारे चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक का बटन दबाने में कुछ नहीं जाता आपको, शेयर करने में आपको कुछ नहीं जाता। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, इससे आप ही को बेनिफिट रहेगा। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि जब भी हमारा लेक्चर आता है तो आसानी से आप तक पहुंच पाए, ओके। चलिए हम लोग समझते हैं आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में। एक्चुअल में जब कोई क्राइम्स करता है, ठीक है, कोई अपराध जब कोई करता है, तो उसके जो मंसूबे हैं, तो समाज में रूल ऑफ लॉ है। तो समाज में जब रूल ऑफ लॉ है, कोई अपराध करेगा तो उसको सज़ा तो देनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो रूल ऑफ लॉ या समाज का सोशल स्ट्रक्चर वायलेट होगा। तो अगर हम कहें आपका जो आपका क्रिमिनल जस्टिस है, इसको ज़रा समझिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। NCERT चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाता ही है। एक्चुअल में हम लोग नहीं समझते, इसलिए हम लोग को बोरिंग लगने लगता है। तो देखिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सबसे पहला जो आता है व्यक्ति, वह होता है आपका, जिसके मान लीजिए कि हमने आपको थप्पड़ मारा। हम यहाँ पे आपको डिनोट कर देते हैं कि यह जो है सो आपका
पर्सन जो है सो ए है और यह पर्सन आपका बी है। ओके, हमारे हिसाब से आपको ये चीज़ दिख रही होगी। हाँ ठीक है, यह पर्सन ए है और यह पर्सन बी है। यह रिच है और यह पुअर है। तो हमने आपको पढ़ाया है जो आपको छठी सातवीं क्लास में कि जो रिच हैं वह क्या करते हैं, इकोनॉमिक रूप से एक्सप्लॉइट करते हैं, मजबूत रहते हैं। तो या कहिए कि जो मेजॉरिटी हैं और माइनॉरिटी हैं हमारे समाज में, चूँकि हमारा समाज डाइवर्सिटी है तो आपका मेजॉरिटी हो गया इधर और इधर माइनॉरिटी हो गया। तो जाहिर सी बात है कि जो मेजॉरिटी है वह माइनॉरिटी पर डोमिनेंट होने की कोशिश करेगा, या रिच है वह पुअर पे डोमिनेंट होने की कोशिश करेगा। तो इसका राइट जो है सो वायलेट होगा। ओके, इसका राइट जो है सो क्या होगा, वायलेट होगा, या कहिए कि इसके राइट की रक्षा करना ज़रूरी हो जाएगा। तो उस केस में आपके पास में व्यवस्था है जिसको हम लोग कहते हैं कि यह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आता है, मान लीजिए कि यह व्यक्ति सबसे पहले कहाँ जाएगा, अगर मान लीजिए यह ने इसको मारा तो यह कहाँ जाएगा, ये सबसे पहले जाएगा पुलिस के पास में। कहाँ जाएगा, पुलिस के पास में। पुलिस के पास में जाएगा, पुलिस में एफआईआर होगा, एफआईआर के बाद में इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में यह जो है सो मैटर चला जाएगा कोर्ट में। मतलब यहाँ पे दूसरा जो व्यक्ति आएगा वह जज जाएगा, जज आएगा जिसके समक्ष पुलिस मैटर को प्रस्तुत करेगा, कहेगा कि देखिए ये व्यक्ति ने बी को मारा है और इसका प्रूफ हम दे रहे हैं, या इसका प्रूफ जो है सो बी व्यक्ति बताएगा, या हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से ऐसा हुआ है। तो पहला पुलिस हो गया, दूसरा जज हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक ये चीज़ है चूँकि पुलिस यहाँ पे यह व्यक्ति पुलिस के पास में गया है, तो यहाँ यह व्यक्ति अपने प्रोटेक्शन के लिए जो है सो यहाँ पे क्या करेगा कि डिफेंस लॉयर रखेगा। अब मान लीजिए कि बी व्यक्ति बोल रहा हो, गलत बोल रहा हो, तो ए व्यक्ति के पास भी अपने बचाव का अधिकार है। ये संविधान है, यह रूल ऑफ लॉ से चलता है, तो रूल ऑफ लॉ सबके ऊपर समान लागू होगा। तो ए व्यक्ति भी अपने बचाव के लिए अपना एक लॉयर रखेगा जिसको डिफेंस लॉयर कहा जाता है। और बी व्यक्ति के पास चूँकि केस पुलिस ने रजिस्टर किया है और यह पुलिस केस है, तो यहाँ पे प्रोसिक्यूटर रहेगा। यह जो है सो पुलिस के मैटर को रखेगा। यह पुलिस के मैटर को रखेगा। डिफेंस लॉयर जो है सो आपका यह क्रिमिनल के पॉइंट ऑफ व्यू को रखेगा। जज जो है सो आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन सुनाएगा सारे चीज़ों को सुनने के बाद में। अब पुलिस क्या करेगा, एफआईआर करेगा और फिर इन्वेस्टिगेशन करेगा। सम टाइम क्या होता है, जब पुलिस नहीं रहता है तो यहाँ पे इनका अपना एक सपोर्ट में ये भी अपना लॉयर रखते हैं। ओके, तो ये जो है आपका एक तरह से कहा जाए तो आपका पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बेसिक पार्ट जो है ये है। ठीक है, तो अब हम लोग चूँकि आपको हमने बता दिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, अब हम लोग जो है सो एक एक करके सारे अंक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें ये तो हमने आपको समझाने के लिए बता दिया, अब हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार समझ लीजिए अच्छे से तो आपको जीवन भर चीज़ें याद रहती हैं, और अगर आप एक बार नहीं समझेंगे तो बुक में देखिए, बुक में लिखा है, आप भी पढ़ लीजिएगा, लोग भी आपको ऐसे ही बाँच के पढ़ा दे रहे हैं, मज़ा नहीं आता है जब तक कि आप उसको अपने तरीके से ले नहीं पाएँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रोल ऑफ पुलिस के बारे में। पुलिस का क्या रोल होगा इसमें,
तो देखिए, समझने वाली बात यह है कि पुलिस जो है सो सबसे पहले क्या करता है, पुलिस सबसे पहले क्या करेगा, कंप्लेन लिखेगा। ठीक है, तो पुलिस एक तरह से कहा जाए तो कंप्लेन लिखेगा। कंप्लेन लिखने के बाद में फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा। इन्वेस्टिगेशन करेगा। ठीक है, तो आपको पुलिस कंप्लेन लिखेगा, कंप्लेन लिखने के बाद में इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा। ठीक है, और उसके बाद में एक तरह से कहा जाए तो विटनेस और एविडेंस उस केस से रिलेटेड जो है सो कलेक्ट करेगा, ताकि इसको जो है सो साक्ष्य के रूप में कोर्ट के सामने पेश किया जा सके। ठीक है, उसके बाद में आपको पुलिस अपना ओपिनियन बनाएगा। पुलिस मेड ओपिनियन ऑन पार्टिकुलर केस पे पुलिस की क्या राय है, यह जज साहब के सामने रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो पुलिस अपनी ओपिनियन इसके आधार पे बनाती है, इन्वेस्टिगेशन के आधार पे। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे रूल ऑफ लॉ अप्लाई टू ऑल, और रूल ऑफ लॉ जो है सो सबके ऊपर यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा तो जब पुलिस आपको इन्वेस्टिगेशन करेगी तो मारेगी पीटेगी नहीं, टॉर्चर नहीं करेगी। ठीक है, तो ये जो है सो आपका ये पुलिस का रोल हो गया कि पुलिस का जो है सो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या रोल है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब कि अंडर आर्टिकल 22 क्या कहता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 22 जो कि फंडामेंटल राइट में आता है, उसका क्या कहना है इस मत पे। ठीक है, तो इसको ज़रा हम समझते हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि हम लोग जो है सो संविधान को ही पढ़ने वाले हैं या पढ़ते रहते हैं, तो उसको भी समझना है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो हम लोग अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, COI लिख रहे हैं, इसका मतलब आप लोग समझिएगा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है आपको पता है कि इंडिया में आपको रूल ऑफ लॉ सबके ऊपर आपको यहाँ पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है उसको समझना ये है कि आपको जब पुलिस अरेस्ट करेगी तो आपको बताना पड़ेगा कि ड्यूरिंग अरेस्ट मतलब कि अगर मान लीजिए आपको अरेस्ट कर रही है पुलिस, तो पुलिस को पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई हम आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पुलिस को बताना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे संविधान में लिखा है कि ड्यूरिंग द अरेस्ट पुलिस को यह बताना पड़ेगा कि भाई वी आर अरेस्टिंग। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको विद इन 24 आवर्स पुट इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट। ओके,
तो जो अरेस्टी है, अगर ने आपको आप मान लीजिए आपने अरेस्ट किया है, तो 24 घंटा के अंदर आपको जो है सो कोर्ट में पेश करना है। इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको हटा दिया जाता है, उस टाइम को नहीं कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा इसमें एक मैटर ये आता है कि आपको जो है सो मान लीजिए कि 24 घंटा हो गया और मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, तो इस अरेस्टी को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई ज़्यादा हीनियस क्राइम नहीं किया है तो आपको छोड़ना पड़ेगा, या एनी हाउ आपको 24 घंटा के अंदर सामने वाले को जो है सो कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। कोर्ट डिसाइड करेगा कि यह बात आपने जो अरेस्ट किया है वो सही है या गलत है, क्योंकि आप उसे सीधे ले जाकर जेल में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जब अरेस्ट करेगा पुलिस, तो ड्यूरिंग अरेस्ट देखिए, तो जब अरेस्ट होगा पर्सन, तो आप उसके साथ में गलत व्यवहार नहीं करेंगे, इल ट्रीटेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति अभी पता ही नहीं है कि चूँकि वो डिसीजन जब जज साहब का आएगा तब ना पता चलेगा कि वह दोषी है कि निर्दोष है। और वैसे भी पुलिस के पास में इन्वेस्टिगेशन करने का पावर है, अरेस्ट करके उसको जज साहब के सामने पेश करने का पावर है, जेल में ले जाने का पावर है। मारने-पीटने का पावर, चूँकि मारना-पीटना तो एक डिसीजन बनाना हो जाता है कि आप इसके प्रति मार क्यों रहे हैं? मार इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि यह जो है सो गलत व्यक्ति है या गलत काम किया है तो मार रहे हैं। तो गलत काम किया है ये कौन डिसाइड करेगा? या पुलिस डिसाइड करेगा या जज डिसाइड करेगा? तो यह काम का जज का है, पुलिस का तो है नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही आप मारते हैं किसी को, यह मतलब आप ये डिसीजन दे रहे हैं कि यह गलत किया है इसलिए हम इसको सज़ा दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो जाता है कि पुलिस ही जज बन जाती है और मारने लगती है, जो कि एक सही बात नहीं है। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए, और जब भी आपके साथ ऐसा कोई समस्या आती है तो आप स्पष्ट आपको नॉलेज रहेगा कि देखिए हमारे पास ये राइट है और आप इसको हैम्पर नहीं कर सकते हैं, इसको छीन नहीं सकते हैं। तो जज या आप किसी भी जो पुलिस ऑफ़िसर है, उसके सामने अगर ये बात कहते हैं तो वो भी अगर समझदार होगा तो समझेगा। जनरली पुलिस वाले समझदार कम होते हैं, ऑफ़िसर समझदार रहता है, तो उसको जो है सो बताना पड़ता है कि हमारा राइट है और आप इसे हमसे छीन नहीं सकते हैं, ओके। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए, तो आपको एक आपने देखा होगा कौन-सी आई थी, मूवी आई थी एक अक्षय कुमार की, जहाँ पे ये कहता है कि आपको जो भी कन्फेशन आपने, जैसे मान लीजिए कि पुलिस ने हमारा कन्फेशन लिया है, तो पुलिस ने मार-पीट के भी ले सकता है और नॉर्मल भी ले सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो कन्फेशन पुलिस ने लिया है, उसको आप जो है सो जज के सामने वह एडमिसिबल नहीं है या वो मान्य नहीं है, क्योंकि पुलिस ने किस वे में लिया है, यह डिसाइड नहीं है। तो इसलिए जो है सो कन्फेशन जो भी है वो जज के सामने मान्य नहीं है, उसके आधार पे आप जस्टिस नहीं सुना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज़ ये है, फॉर ओनली इन्वेस्टिगेशन पर्पस अब यहाँ पे कहा गया है कि सिर्फ आपको मान लीजिए पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसके लिए 15 साल तक के बच्चे को और वोमेन को पुलिस जो है सो पुलिस स्टेशन में या थाना में नहीं बुला सकती है। पुलिस खुद जाकर के इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, लेकिन बुला नहीं सकती है। ये कहाँ लिखा है? तो ये हमारे संविधान में, ये सारा पॉइंट जो है सो हमारे संविधान में लिखा है, ठीक है? तो इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद में चूँकि इसमें बहुत सारा जो है सो एक तरह से कहा जाए तो गलत प्रैक्टिसेस किए गए हैं, हम मिटा रहे हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज़ करके। बहुत सारा जो है सो पुलिस के द्वारा गलत काम किया गया, क्योंकि पुलिस के पास में होलसेल अथॉरिटी रहती है। अब पुलिस मिसयूज करता है अपने पावर का, ठीक है। उसको रूल लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए तो रखा गया है, लेकिन वह जो है सो खुद ही जज बन जाता है, मारता है, पीटता है, कुछ भी करता है।
ठीक है। तो यह जैसे कि अच्छा, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे सही काम नहीं करेगा, क्योंकि करप्शन उसमें इन्वॉल्व रहता है। तो इसको देखते हुए बहुत सारा जो है इसमें गाइडलाइन समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो इसी में एक गाइडलाइन है, आपको यहाँ पे डीके बासु गाइडलाइन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जो डीके बसु गाइडलाइन है, एक्चुअल में यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। हम एससी लिख देते हैं, तो आप लोग समझिएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, ठीक है। तो जो डीके बसु की गाइडलाइन है वह क्या है? तो यहाँ पे कहा गया है आपको कि जो भी आपका, मान लीजिए कि ड्यूरिंग अरेस्ट, जब पुलिस अरेस्ट कर रही है तो वहाँ पे आपको तो सिग्नेचर होगा, जो पर्सन अरेस्ट हो रहा होगा उसकी सबसे पहले सिग्नेचर होगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे ये होगा कि आपको जैसो एक दूसरे आदमी का भी, या तो फैमिली मेम्बर या कोई भी आदमी का सिग्नेचर होगा। उसके बाद में जो आपका डेट एंड टाइम आपको क्लियर मेंशन करना पड़ेगा। जब आप अरेस्ट कर रहे हैं किसी को, तो डेट और टाइम जो है सो आपको क्लियर बताना पड़ेगा कि हम इस डेट में इतने टाइम पे हमने आपको अरेस्ट किया है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट आपको जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो अगर मान लीजिए कि आपने अरेस्ट किया है, जब आप अरेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म देयर फैमिली। जब आप अरेस्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको उसके परिवार वालों को आपको सूचना देनी पड़ेगी। किस लिए? अगर आपने इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने अरेस्ट किया है तो, या फिर जैसे दूसरे पर्पज़ के लिए भी, जैसे आप जेल भी भेज रहे हैं तो भी आपको उसके फैमिली को सूचना देना पड़ेगा, ठीक है। और यह जो है सो आपका जो आपको यहाँ पे सूचना जो देना है, जनरली जो है सो 8 से लेकर के 10 आवर्स के अंदर आपको यह सूचना देनी पड़ेगी। ओके, तो ये जो है सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका इसमें है क्या, यह जो है सो आपका ए मेमो ऑफ अरेस्ट इज फेयर एंड क्लियर होना चाहिए। जो भी आपने अरेस्ट के लिए जो आपने मेमो बनाया है, जो भी आपने पत्र बनाया है, जो भी आप पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, वह क्लियर होना चाहिए, डेट क्लियर होना चाहिए, 8 से 10 घंटा में आपको उसके फैमिली को बताना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। ये सारा काम जो है सो आपको डीके बसु गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग और उसके बाद में देखते हैं आपका FIR के बारे में, ठीक है। FIR और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ओके। तो देखिए एक्चुअल में क्या है कि FIR या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है, ये जो है सो एक तरह से कहा जाए तो आपको
पुलिस इन्वेस्टिगेट द क्राइम ऑन द बेसिस ऑफ FIR। पुलिस जो है सो क्राइम को इन्वेस्टिगेट जो करती है किस बेसिस पे करती है, तो वह FIR के बेसिस पे करती है। ठीक है, तो डेट और टाइम जो है सो FIR में क्लियर होना चाहिए और विजिबल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायर टू टेक फ्री कॉपी ऑफ FIR। ठीक है, तो आपको फ्री कॉपी मिल जाएगा वहाँ पे, उसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। रिक्वायर टू टेक फ्री कॉपी ऑफ द FIR आपको लेना पड़ेगा, ये ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको आपका ऑफिस इंचार्ज जो है सो उस टाइम पे जो भी पुलिस स्टेशन का रहेगा, तो ऑफिस इंचार्ज जो है वह जो है सो आपका क्या करता है कि आपके FIR को मेंशन करता है। तो यहाँ पे जो FIR है वहाँ पे आपको क्लियर मेंशन होना चाहिए एड्रेस और नाम, डेट, टाइम, और जो पुलिस उस टाइम पे OIC होगा वह रजिस्टर करेगा और ये FIR के आधार पे ही इन्वेस्टिगेशन होता है। तो ये आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है सो, चूँकि देखिए ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना कहीं आप इसको लाइफ में फ़ील करेंगे। जब भी आप कहीं फँसेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आपको मदद करेगी, इसलिए इसको पढ़ाया जाता है। ये आज की अलग बात है कि कंपटीशन के लिए लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो सोशल साइंस का जो बेसिक मुद्दा है कि यह आपके जीवन को आसान बनाने के लिए इसको आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। आपके एजुकेशन करिकुलम में इसलिए ऐड किया गया है दैट मेड ईज़ी ऑफ योर लाइफ एंड ईज़ी टू नो अबाउट व्हाट इज़ द रूल ऑफ लॉ एंड व्हाई हाउ टू प्रोटेक्ट द रूल ऑफ लॉ योरसेल्फ एंड सोसाइटी। ओके, एंड नॉट हैम्पर द इक्वालिटी ऑफ एनीबॉडी दैट इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें जो है सो एक्चुअली इम्पोर्टेंट है और हमें जानना चाहिए। हमें भले कंपटीशन निकले या नहीं निकले, कभी ना कभी तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, उस टाइम पे आपको परेशान होना पड़ेगा। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग देखेंगे यहाँ पे रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। देखिए कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल होता है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, तो यह एक्चुअल में जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि पब्लिक का मतलब स्टेट होता है, तो यह जो है सो आपको तो जो आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वह स्टेट के इंटरेस्ट को जो है सो स्टेट के इंटरेस्ट को जज के सामने रखता है। ठीक है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है सो पुट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट इन फ्रंट ऑफ द जज। ओके, और एक तरह से कहा जाए तो तो ये सारा चीज़ें जो होती है
तो यहाँ पे आपको क्लियर जो है सो आपका केसेस जो है सो जो कि आपको एक तरह से कहा जाए तो ड्यूरिंग द क्लियर लुकिंग केसेस ऑफ द जज जो है सो जब जज बाय द जज होगा यहाँ पे, जब जज के द्वारा जो है सो केसेस को देखा जाता है तो आपको स्टेट या पुलिस का जो मैटर होता है वह जो है सो एक तरह से कहा जाए तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रखता है, ठीक है। और यहाँ एक तरह से कहा जाए जनरली जो है सो जब पुलिस केसेस होते हैं तो इस टाइम पे मुखर होकर के पब्लिक प्रोसिक्यूटर आकर के अपने उसको रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट यही है कि पब्लिक या पुलिस के मैटर को रखता है। जनरली क्या होता है यहाँ पे करप्ट प्रैक्टिसेस आ जाते हैं तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ये क्या करता है कि ब्राइब लेकर के और केस को मतलब कि सही से रख ही नहीं पाता है जज के सामने, जिसके कारण जो है सो पुलिस हार जाती है। तो ये जनरली देखा जाता है कि जो है सो लोग जो है सो रक्षक के बदले भक्षक बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं रोल ऑफ जज को देखते हैं। तो जज जो है एक तरह से कहा जाए केस देखने के बाद जज जो है सो डिसीजन को बनाता है, ठीक है। और जज जो है एक तरह से कहा जाए जज जो है आपका रूल ऑफ लॉ के हिसाब से और इक्वालिटी के हिसाब से वह अपने जजमेंट को जो है सो डिसीजन को देता है, ठीक है। और जज जो भी है वह फेयर मैनर में है केसेस को देखता है, मतलब किसी के मतलब एक तरह से कहा जाए तो फेवर नहीं करता है। तो यहाँ पे जज के डिसीजन के बाद फाइन लग सकता है या आपको जेल में डाल दिया जा सकता है या दोनों किया जा सकता है। तो ये जो है सो आपका जज का काम है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पे फेयर ट्रायल्स के बारे में। तो जो आपका फेयर ट्रायल्स है यह क्या है, इसको समझने वाली बात है कि आपको जो भी कोर्ट आपको लगेगा वह ओपन में लगेगा, मतलब कहीं पे बंद कमरों में कोर्ट नहीं लग रहा है, ओपन में इन द सेंस कि अलाउ होगा कि आप जा सकते हैं, ओके। उसके बाद में एक तरह से कहा जाए तो जो एक्यूज्ड होगा उसके सामने जो है सो कोर्ट चलेगा या जो है सो जो भी सुनवाई होगी वह किसके सामने होगी, जो एक्यूज्ड होगा, जो इसमें क्राइम किया होगा उसके सामने, ठीक है। उसके बाद में आपको
तो विटनेस का जो है सो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा कि जो विटनेस बोल रहा है वह सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। इसलिए जनरली क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन या और भी रिलीजियस भी बुक फॉलो किया जाता है कि गीता पे, कुरान पे हाथ रख के बोला मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ और मैं अगर गलत नहीं बोल रहा हूँ वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद में दूसरा चीज़ यहाँ पे ये होती है कि आपको जो भी डिसीजन होगा वह कैसा होगा, तो वह जो है सो एविडेंस बेस्ड होगा। मन से कोई जज साहब अपने डिसीजन नहीं बनाएंगे, ठीक है। जो भी होगा वह आपका एविडेंस जो कहेगा उसके आधार पे ही होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अल्टीमेट जो है सो आपको रूल ऑफ लॉ को आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब देखिए एक्चुअल में क्या है कि आपका FIR हुआ, फिर जो है सो आपको यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर जो है सो आपको ट्रायल्स हुआ और फिर जो है सो आपका जजमेंट हुआ। ओके, तो इस टाइम एक केस में ऑलमोस्ट जो है सो आपको 10 से 15 साल लग गया। ओके, इस दौरान जो क्रिमिनल है जेल में रहा। कई बार ऐसा होता है कि ट्रायल्स में ही जो है सो 15 साल निकल गया, तो इसकी आधा कस्टडी तो ऐसे ही निकल गई। या कई बार ये होता है कि सामने वाला की जिसको आपको जेल में आपने डाला है, जजमेंट के बाद मालूम चला कि उसका उसमें कोई दोषी नहीं था। तो आदमी के जो है सो आपको राइट टू लाइफ यहाँ पे क्या हुआ, हैम्पर हुआ। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपको यहाँ लेट हुआ, यहाँ लेट हुआ और जजमेंट में लेट हुआ। तो अगर हमारे पास में कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो कि या तो जजों की संख्या बढ़ाओ, कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाओ, पहला चीज़, ताकि आपको जो जज नंबर ऑफ द केसेस पेंडिंग है उसका रिड्यूस हो, नंबर ऑफ जो ट्रायल्स है जो आपको जेल में बंद है उनकी संख्या घटे। दूसरा चीज़ ये है आपको कि दूसरा मेथड भी कॉन्सिलिएशन, मेडिएशन, टॉकिंग, जो नॉन क्रिमिनल केसेस हैं उसको घटाने के लिए करना चाहिए, ताकि जो है सो नंबर ऑफ केसेस घटे। और जिसको अगर डिले जस्टिस इज द डिनाई जस्टिस, तो जस्टिस जो कि एक तरह से कहा जाए तो हम लोग पढ़े हैं, आपको पता है कि आपको यहाँ पे एक तरह से इक्वालिटी हो गया, तो आपको जस्टिस होगा और जस्टिस होगा तभी डेमोक्रेसी आएगी। तो ये तीन जो है सो परमानेंट फैक्टर हैं। तो मान लीजिए कि आपको जस्टिस नहीं मिलेगा तो डेमोक्रेसी रहने का कोई मतलब नहीं होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अदरवाइज जस्टिस नहीं मिलेगा। तो इस सेशन में इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।